हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इंटर ज्योग्राफी, इसमें आज हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, आर्थिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। मानव अपनी आजीविका चलाने एवं आय प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को करता है, उनको आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि आखिर आर्थिक गतिविधि क्या है। अर्थ का यानी कि धन का जिससे भी आय हो, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं और ये करता कौन है? मानव। ठीक है, पहले हम लोग देख चुके हैं आर्थिक क्रियाओं को चार वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और फोर्थ। और इसको जब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, उसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। कैसे? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या क्या है, तो इसको याद कीजिए। जो प्रकृति से, नेचर से सीधे मिलता है, जो भी प्रकृति से मिलने वाला सीधा वस्तु, चीज या कोई भी नेचुरल गिफ्टेड जैसा चीज है, जैसे कि लकड़ी, मोती, मछली, है ना। प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करना, निकालना या कटाई करना शामिल है। मतलब डायरेक्ट जिस चीज को हम लोग उपभोग में ला सकते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखे थे। और प्राइमरी से बनने वाला कोई भी इमीडिएट चीज, उसको हम लोग सेकेंडरी में रखे हैं। किसमें? सेकेंडरी में, यानी कि द्वितीयक क्रियाकलाप में। जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बन सकता है, देख रहे हैं ना। कपास से कपड़ा बन सकता है। तो यहाँ पे इसको फिर से याद कर लीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन अथवा कच्चे माल से अन्य वस्तुओं का बनना, रॉ मटेरियल जिससे मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि तीसरा एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? तो कोई भी सेवा, है ना, जैसे फिल्म, एडवर्टीजमेंट, एलआईसी पॉलिसी, आईटी क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप है। और चौथा में हम लोग क्या देखे थे कि चौथा क्रियाकलाप क्या है? तो ये खुदरा एवं थोक व्यापार को कहते हैं। इसमें ज्ञान उन्मुख यानी इनोवेशनल जो समझते हैं ना, कि कोई हर दिन कोई नया आविष्कार, जैसे कि आज ऑनलाइन परचेजिंग हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसको किस में कहेंगे? चौथा। ठीक है, और इसी से बनने वाले प्रश्नों को आगे अब हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस को, और इसको ध्यान में रखेंगे, आगे काम आएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? कोल, कोलख खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो क्या पूछ रहा है? कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, रोपण कृषि। ठीक है, पहले बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पे अभी नहीं बताते हैं आप लोगों को कि रोपण कृषि क्या है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीडीएफ में जाकर उसको जरूर देखेंगे। आप लोग को पहले भी अपने ज्योग्राफर अचीवर्स टेलीग्राम चैनल में सारा पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से उसको देख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? रूस में, डेनमार्क में, भारत में, नीदरलैंड में। तो डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में। देखिए एक चीज पता चल रहा है ना कि अलग अलग क्षेत्र का नाम भी है, जैसे अमेरिका और कनाडा को प्रेरी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, ये भी एक प्रश्न निकल रहा है। यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, अमेजन का बेसिन क्षेत्र, है ना। तो यहाँ क्या प्रश्न है, किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इन तीनों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, क में, ख में, ग में, लेकिन घ अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। और अमेजन बेसिन कहाँ है? चलिए तो ये आप लोग का होमवर्क, ढूंढिए तो वर्ल्ड मैप में कि अमेजन बेसिन किस अक्षांश देशांतर पर है। फूलों की कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन कृषि, ठीक है। तो फूलों का संबंध किससे है? पुष्प से है, तो पुष्पो उत्पादन, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? जब हम लोग रीजनल डिवीजन पढ़ रहे थे पूरे वर्ल्ड का, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में, है ना। ना तो ये सहकारी है, ना ही ये रोपन है, ना ही ये बाजारी सब्जी कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि? आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है? कर्तन दहन कृषि है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपन कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि? तो एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि, जहां ऐसा क्षेत्र जहां पे विभिन्न प्रकार का कृषि फसल का उपजाओ है, ये उत्पादन किया जा रहा है, उपज किया जा रहा है, वो कृषि मिश्रित कृषि है। तो वहां एकल शब्द, एकल कृषि ऐसा तो कोई भी शब्द का संभावना ही नहीं है। कभी कभी प्रश्नों को थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिएगा, इज्जत दीजिएगा, तो अपने आप प्रश्न से ही उत्तर का पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, 4 विधियां हैं या 5 विधियां हैं? तो खनन की 2 विधियां हैं। सामूहिक कृषि को कालख होज नाम कहाँ दिया गया है? इसको याद रखिएगा, कालख होज, है ना। कहाँ किया गया है ऐसा? नीदरलैंड में, कनाडा में, जर्मनी में, सोवियत संघ में। तो ये सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कालख होज कहा जाता है। ये छोटे एग्जामिनेशन से बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, कभी कभी तो ये यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया है ना। यूजीसी में ये आम क्वेश्चन है, इसलिए ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि अभी से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है? सामूहिक कृषि कहाँ का है? सोवियत संघ का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सहकारी कृषि, इसको याद रखना है, कहां पे? डेनमार्क। क्लियर। भूमध्य कृषि में उगाई जाने वाली फसल है अंगूर, जैतून, अंजीर, उपरोक्त सभी। तो खट्टा रसदार फल कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में पाया जाता है। तो ये चारों, ये तीनों इसका आंसर होगा, इसलिए चौथा उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, चाय, रबड़, गन्ना, उपरोक्त सभी। तो रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, रबड़, गन्ना सभी आती हैं। अगला 14 क्वेश्चन है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? झूमिंग, लदांग, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। तो चलिए ये एक होमवर्क आप लोग को यहाँ हम देते हैं, इसको ढूंढिएगा। तो कि झूम, चलिए हम बता दिए कि झूम कृषि किसको कहा जाता है भारत में, किसको? स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो मिल्पा कहाँ कहा जाता है, ये जरूर आप लोग का होमवर्क है। जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर आंसर दीजिएगा। इससे क्या होता है, एक दूसरे का आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है। कोई गलत बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को तो मौका मिलता है। चलिए ये होमवर्क है। ऐसे इसका एक लिस्ट पूरा हम आप लोग को पहले भी पीडीएफ एक नोट्स में दे चुके हैं। बहुत विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ढूंढिएगा अपने ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है, उसमें ये पूरा सिलसिलेवार एक जगह पे एक फाइल में नोट्स में दिया हुआ है। ये आप लोग का होमवर्क, खोजिए। तो 15वां क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर, ये इस सब वर्ड को, टर्म को याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। पता है ये क्वेश्चन, इस तरीके का प्रश्न बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी आता है। अगर अभी इंटर से ही हम लोग इस चीज को ध्यान में रखें तो बड़े एग्जामिनेशन के समय में ये क्वेश्चन हलवा सा लगेगा, लगेगा ना। तो हॉर्टिकल्चर फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी से संबंधित है। विभिन्न तरीके के एग्रीकल्चर को विभिन्न नामों से जो कहा जाता है, उसका भी पूरा नोट्स है ना, मैच कर कर के हम पीडीएफ में आप लोग को दिए हैं। किसमें? ज्योग्राफर अचीवर्स टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन करके आप चाहें तो सारा का सारा नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है वहां। ठीक है, ये अपना चैनल है, अपना, हर कुछ फ्री में पढ़ने के लिए। अब अगला प्रश्न है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? एजेंडा कहा जाता है, लदांग कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, या फेजेंडा कहा जाता है? अगर आपने उस नोट्स को ठीक से पढ़ा है तो याद होगा, ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। कभी कभी कॉफी शब्द ना ही दे तो भी ब्राजील में बागान कृषि को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? राई, मक्का, गेहूं, कोको। तो कोको जो है ये रोपण फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? पूर्वी इंडोनेशिया, जापान, मध्य अमेरिका, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। देखिए अभी पिछले ही प्रश्न में हम बता दिए थे कि झूमिंग भारत में कहा जाता है, और भारत में भी कहाँ? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, है ना। झूमिंग खेत को याद कर रहे हैं ना, कि भूल गए? झूमिंग खेत या स्थानांतरित खेत क्या होता है? होता यह है कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये एक मान लीजिए बड़ा सा क्षेत्र है। ठीक है, कृषक इसमें कृषि करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर के भाग में जब वो बढ़ा तो उसको रास्ते में क्या मिला? जंगली क्षेत्र मिला, पेड़ पौधे या जंगल मिला, है ना। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के चलते, कृषि का पैदावार में घटाव या कमी आने के चलते, ये कृषक इसके ओर आगे और अग्रसर होने लगे और जंगलों को साफ करके फिर इसको एक नए खेत के रूप में बनाने लगे।
ठीक है। अंदर में जंगल को साफ करके एक नया खेत बनाने लगे, ठीक है। ये यही यहां से कृषि स्थानांतरित होकर यहां चला आया, इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। मोटा मोटी बोलचाल की भाषा में हम लोग स्थानांतरित कृषि को यही कहते हैं, और विभिन्न देशों में इसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, नहीं याद है तो पीडीएफ में प्लीज जाके पूरा पढ़ लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती, व्यापार, बुनाई, उद्योग, ठीक है। हम लोग शुरू में ही जाने कि प्रकृति से डायरेक्ट जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसको प्राथमिक कहते हैं। तो खेती कहाँ होगा? प्राथमिक होगा। अगर वही मछली उत्पादन कहा जाता तो क्या होता? प्राथमिक होता। याद आया? अगला प्रश्न, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, मिश्रित कृषि है, गहन निर्वाह कृषि है? तो रबड़ जो है ये रोपण कृषि है, ठीक है। बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? कांगो के, न्यूगिनी के, इक्वेडर के, उत्तरी कालाहारी के? तो बुशमैन जाति कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी कालाहारी में पाए जाते हैं। और ये बताइए तो उत्तरी कालाहारी कहाँ है विश्व में? अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है कि भारत में है? चलिए इतना ऑप्शन आप लोगों को दिए, लिख के बताइएगा, तो मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए तो कि बुशमैन कहाँ के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? इस नहीं शब्द को जरूर ध्यान देना है। तो उत्पादन अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक वित्तीय गतिविधियों में तो उत्पादन होता ही है, उपभोग भी होता है, वितरण भी होता है, कानून एवं व्यवस्था ये नहीं होता है ना। अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक गतिविधि में कानून और व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, विषम परिस्थितियों में इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ इस ऑप्शन में क्या होगा? कानून एवं व्यवस्था ये नहीं है आर्थिक गतिविधि के वर्गीकरण का हिस्सा। अगला प्रश्न है, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, बैंक, हवाई अड्डे, दुकानें किसका हिस्सा है? याद कीजिए, उस पहले क्लास शुरू होने के पहले जो बताए आप लोगों को, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्र है। तो ये क्या है? ये हर चीज सेवा है, और सेवा क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और उस पॉज करके उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगर वो नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो जो पहला पन्ना पे मैंने दिया ना उसको जरूर बना लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। देखिए अभी और भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है आपको। देखिए, पेड़ों से गुदा निकालना कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र। तो पेड़ से गुदा निकालना, तो ये डायरेक्ट नेचर को यूज में लाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्राथमिक है, ठीक है। अगला प्रश्न, पेड़ों की लकड़ियों से फर्नीचर बनाना कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो पेड़ प्रथम है, नेचर का पहला पेड़ क्या होगा? ये तो प्रकृति से मिलने वाला, तो ये पहला होगा, और इससे बनने वाला चीज दूसरा होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? द्वितीय का आंसर होना चाहिए इसका। लकड़ी से फर्नीचर बना है ना, ये सेकंड एक्टिविटीज हो गया। तो देख लिया जाए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर होती हैं, सीधे प्रकृति पर निर्भर होती हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक गतिविधि के रूप में शामिल किया जा सकता है? कृषि को, सॉफ्टवेयर विकास को, बैंकिंग को, ऑटोमोबाइल को। तो ये कितना कॉमन सेंस की बात है कि डायरेक्ट यहाँ खेती ना लिखकर क्या लिखा? कृषि लिखा, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछता है 27वां नंबर कि सेवा क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि जुड़ी हुई है? खनन, कृषि, परिवहन, निर्माण।
कॉमन सेंस से लगाइए तो इसमें सेवा किससे प्राप्त हो रहा है हम लोग को? खनन से ना, कृषि से ना। परिवहन एक तरीके का सेवा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। अचानक से पूछ देता है कि सेवा क्षेत्र से संबंधित, तो अरे कुछ नहीं, इस वीडियो के पहले स्लाइड पे जाइएगा और उसको अपने शॉर्ट नोट्स में एक बार लिख लीजिएगा, सारा प्रश्न का आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिकथन और उसका कारण बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्या यह सही है? और उसका कारण बोल रहा है, इसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये तो आर तो सही है और ये भी सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है तो ये भी गलत हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है? कारण और कथन दोनों ही सही है कि प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। जैसे पेड़, जैसे कि समुद्र से निकालने जाने वाला मछली, मोती, ये क्या है? प्रकृतिगत, और उसको सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किया जा रहा है। और कहाँ से? प्रकृति से सीधे, प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण, यानी कि उसको यूज में लाया जा रहा है। तो ये क्या है? कारण भी सही है और इसका कथन भी सही है। इस तरीके के भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियां जिनमें लोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए सीधे किस पर निर्भर होते हैं जो कि प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्लू भी दे दिया कि प्राथमिक गतिविधि को याद रखेंगे तो भी इसका आंसर पकड़ में आ जा रहा है। और ऐसी कौन सी गतिविधि हैं जिनमें लोग वस्तुओं का उत्पादन सीधे प्रकृति से करते हैं? मौद्रिक, प्राकृतिक, तृतीयक, मौद्रिक एवं प्राकृतिक दोनों। तो सीधे किससे करते हैं? प्राकृतिक से करते हैं। क्लियर? इस तरीके के प्रश्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारे लिए बनते हैं, जिसको बड़ी गंभीरता से लेने से परीक्षा में इससे पूछे जाने वाला प्रश्न समझिए बोनस या पक्का आंसर होता है। लेकिन उन 4 चीजों को अगर हम नहीं जानेंगे जो कि शुरू में बताए, एक बार फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। कौन से पन्ने पे चला गया वो? हाँ, ये जो पूरा पन्ना है ना, इसको एक बार चारों को जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। तो समझिए कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा गया तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा और पक्का नंबर मिलेगा। ठीक है, ये जरूर शॉर्ट नोट्स में कर लीजिए, अपने किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर? इस तरीके के अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार देखिए वीडियो को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय, थैंक यू।